हेलो वेलकम साथियों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, यहां पर आप जैसे कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, मैं ये आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस मैंने यहां पर हाईलाइट कर रखे हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों के विभिन्न माध्यम पर, चाहे टेलीग्राम पर हो या यूट्यूब में मेरे वीडियो के कमेंट्स में हो या फिर विभिन्न प्लेटफॉर्म पर आप लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के। तो यहाँ पर मैंने आपके सारे क्वेश्चन को यहाँ पर हाईलाइट करके रखा है और मैं आपको एक ही वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के क्वेश्चंस को यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, फिर बार बार सवाल पूछते हैं आप लोग, ठीक है। अगर आपको लगेगा कि आप सेटिस्फाइड हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन सबसे फर्स्ट में आपका क्वेश्चन हो सकता है इनमें से आपका भी कोई क्वेश्चन हो। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन था, किसी ने मुझे पूछा कि क्या एप्लीकेशन और फीस स्लिप के दो सेट लेके जाने हैं। तो एप्लीकेशन और फीस स्लिप के भी 2 सेट लेके जाने हैं। तो भाई बिल्कुल 2 सेट आपको लेके जाने पड़ेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म के और फीस स्लिप के भी। यानी कि आपने सबसे पहले जो चेकलिस्ट के हिसाब से आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म लगाना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म लगाना है और जितने भी वो देशना पत्र वगैरह थे, ठीक है, 3 जो उसके प्रारूप हैं वो 3 के 3, उसके पीछे से सारे डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। उसके बाद अपनी फीस स्लिप लगानी है। यानी कि आपको इस तरीके से जितनी चीज़ें दी है उसका एक सेट बनाना है और उसको स्टेपल करके रख देना है, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम आपको दूसरा एक और वैसा ही सेट बना करके तैयार रखना है, ठीक है। यानी कि कुल मिला के कितने हो गए, 2 सेट। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हुआ, यस, हाँ, ठीक है। तो आपको 2 सेट लेके जाने हैं, प्रत्येक जैसा एक बनाया वैसा ही आपको दूसरा सेट भी तैयार करना है। और चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते। क्या प्रपत्र 2, 3, 4 और चेकलिस्ट के भी 2-2 सेट लेके जाने हैं। तो इसका आंसर भी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही दे दिया है। मैंने कहा कि आपको चेकलिस्ट हो या फिर देशना पत्र हो, क्या प्रपत्र 2, 3, 4 है या फिर फीस रसीद है, ये सारे आपको 2 सेट बना के ले जाना है। तो इसका जवाब भी क्या होता है दोस्तों, यस, आपको इसके भी 2 सेट लेके जाने हैं। तीसरा है एफिडेविट के भी 2 सेट लेके जाने पड़ेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन आया था किसी का कि एफिडेविट के भी 2 सेट लेके जाने पड़ेंगे। बिल्कुल आपको एफिडेविट के भी 2 सेट लेके जाने पड़ेंगे, क्योंकि जो आपकी इन्होंने जो जारी की थी, आपने जब विज्ञप्ति देखी होगी उसमें इन्होंने साफ साफ लिखा था दोस्तों, जो एफिडेविट है वो किस फॉर्म में होना चाहिए भई, वो ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो ओरिजिनल फॉर्म में तभी होगा भाई जब आप इसके 2 फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। यानी कि फोटोकॉपी तो ओरिजिनल होगी नहीं। तो यस, इसके भी आपको क्या करना है, 2 सेट लेके जाने हैं। और साफ साफ लिखा है अगर आप एफिडेविट बनाते हैं तो सेम एफिडेविट आपको 2 बनवाने हैं एक जैसे, ठीक है। तो 2 सेट में 2 एफिडेविट लगेंगे। तीसरा है किस चीज़ पे वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये भी मेरे पास कमेंट आया था, मैंने वहीं से कॉपी किया है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है कि किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सबसे पहला फोकस तो यही होता है कि जो आपके डॉक्यूमेंट हैं उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ मैच किया जाता है। उसमें आपका रोल नंबर आ जाता है, ठीक है, आपका नेम आ जाता है और आपके फादर का नेम आ जाता है, मदर का नेम आ जाता है, आपकी DOB आ जाती है, डेट ऑफ बर्थ आ जाती है। और उसके बाद जो आपकी मार्कशीट जारी हुई है उनका दिनांक देखा जाता है कि किस तिथि को मार्कशीट जारी हुई है और उनके बीच गैप कितना है। ये सारी चीज़ें, मान लीजिए आपकी मार्कशीट अगर एक साल के अंदर 2 या 3 मार्कशीट कभी कभी जारी हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, फिर वो आपसे पूछेंगे कि भाई ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। जबकि 1 साल का B.Ed जिनका होता था या फिर 1 साल के सेमेस्टर नहीं होते थे पहले, 1 ईयर वाला होता था BA वगैरह, तो उस समय जैसे एक 2013 में आई, एक 2014 में आनी चाहिए 1 साल के बाद। लेकिन अगर 2013 में ही 2 ईयर की आपकी मार्क्सिट आ गई तो ऐसा क्यों हुआ, ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये चीज़ें आपको उनको बतानी पड़ेंगी, ऐसी ऐसी मिस्टेक हुई थी या जो भी बात है वहाँ पर आपको ये चीज़ उनको बताना पड़ेगा। हालांकि ये फर्स्ट दिन ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे थे, अब उसके बाद से थोड़ा ये चीज़ें कम हो गई हैं। तो भाई ऐसा फोकस वाली कोई चीज़ नहीं है, यही चीज़ों पर फोकस होता है। बाकी आपके डॉक्यूमेंट है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, आपकी जो भी चीज़ आपने सर्टिफिकेट दे रखी है उनकी वैलिडिटी कब तक है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, उनकी वैलिडिटी की डेट कब तक वो वैलिड है, ठीक है, ये चीज़ देखी जाती है। और कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गया। आपका एम्प्लॉयमेंट जो रजिस्ट्रेशन है उसका देखा जाता है नंबर और उसकी डेट की कब तक वैलिड है, कब रजिस्ट्रेशन हुआ, इसका आपने रिन्यूअल करा रखा नहीं करा रखा। अगर कोई PS कैटेगरी से है तो उनका सर्टिफिकेट और परसेंटेज और उसकी पूरी सारी चीज़ें, ये चीज़ कैलकुलेट करके और ये सारी देखना है। और डेट ऑफ बर्थ, आपकी एज वगैरह जो है जितनी मांग रही है कि आप 42 से ज़्यादा तो नहीं है, 43 से, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखती, इन्हीं पर फोकस होता है।
पांचवा है भाई जी जनरल में कास्ट सर्टिफिकेट भी मांग रहे हैं क्या। भाई जो कास्ट सर्टिफिकेट का काम होता है वो होता है जब आप आरक्षण का दावा करते हैं, ठीक है, रिजर्वेशन का दावा करते हैं, तो उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। वो एससी के लिए चाहिए होता है, एसटी के लिए चाहिए होता है, ओबीसी के लिए चाहिए होता है और उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो यहाँ पर जनरल के लिए तो कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको मैं बता दिया कास्ट सर्टिफिकेट का काम ही यही है कि आपको आरक्षण का दावा, आप अगर वहाँ पर लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नहीं देना पड़ेगा। छठा क्वेश्चन आया था क्या प्रोविजनल डिग्री से काम चल जाएगा या फिर ओरिजिनल डिग्री ही चाहिए। तो भाई यहाँ पर आपको प्रोविजनल डिग्री से भी आपका काम चल जाने वाला है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपने मान लीजिए आज से 6 महीने या 6 महीने के भीतर कोई एग्ज़ाम दिया है और अभी तक यूनिवर्सिटी ने उसकी डिग्री जारी नहीं की है, तो ऐसी स्थिति में आप जो है प्रोविजनल डिग्री से काम चलाएंगे, ठीक है। आपको प्रोविजनल डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मान लीजिए आपका एग्ज़ाम जो है आपने पास कर लिया था 2020 में, यानी कि एक साल हो चुका है या 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल या इससे ज़्यादा का समय हो गया, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको ओरिजिनल डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी। तब वो कहेंगे भाई ओरिजिनल डिग्री लेके आओ, अब तो बहुत टाइम हो गया, अब तो यूनिवर्सिटी ने डिग्री जारी कर दी होगी। लेकिन कहीं पर परसों मेरे पास एक कॉल आया था, वो उन्होंने कहीं बाहर नोएडा से या कहीं से शायद उन्होंने बीएड किया था, तो वहाँ पर जो डिग्री जारी होती है उनको उसके लिए 2 साल का समय लगता है। तो 2 साल के भीतर जो है डिग्री देते हैं, 2 साल के बाद। तो अभी तक उनकी डिग्री नहीं आई है। 2020 में उन्होंने बीएड कर लिया था, तब से अब तक उनकी डिग्री नहीं आई है, मतलब यूनिवर्सिटी ने जारी नहीं की। और वहाँ पर दूसरा ये है, जैसे कुमाऊं यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ता है डिग्री के लिए, वहाँ पर अप्लाई नहीं करना पड़ता है, वहाँ पर खुद जो है यूनिवर्सिटी खुद भेजती है। तो वहाँ पर अभी तक उनकी डिग्री नहीं भेजी है, तो उसका कोई गलती नहीं है और बच्चे की, तो वो इसका साक्ष्य देंगे, वहाँ पर अपनी बात कहेंगे कि भाई यूनिवर्सिटी ने डिग्री जारी ही नहीं की है, अभी तक किसी की डिग्री जारी नहीं हुई है। तो उस स्थिति में यूनिवर्सिटी से उन्होंने बात की, तो यूनिवर्सिटी ने बताया कि आपको अगर डिग्री की ज़रूरत है, इमरजेंसी ऐसी कंडीशन में हम बना देते हैं, लेकिन आपको उसके लिए कुछ प्रूफ देना पड़ेगा कि आपकी जॉइनिंग है या कुछ ऐसा है, आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा, तब हम जो है इमरजेंसी में तो उसको देंगे, अर्जेंट में। तो इस तरीके से फिर देखना होगा। अभी वो जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो फिर आप यहाँ पर अगर आपसे कहते हैं कि नहीं ओरिजिनल ही लेके आओ, तब आप वहाँ जा कर के इसको लिखवा के ला सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी जा कर के। ये हुआ। उसके बाद 7वां है, सर मैंने 10th 2007 में पास किया और मार्कशीट इशू डेट जो है 2019। अब देखिए बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि 2007 में इन्होंने 10th कर लिया, 2019 में भी शॉक्ड था, लेकिन इनके साथ एक कंडीशन हुई थी, तो करेक्शन करने की वजह से ऐसा हुआ, तो क्या मुझे एफिडेविट लगाना पड़ेगा। भाई देखिए इन्होंने 2007 में किया था हाई स्कूल, तो उसके बाद इन्हें 2019 में डिग्री आई, मतलब मार्कशीट इशू हुई है, क्योंकि इनकी मार्कशीट में इनकी मॉम की जो नाम था उसकी स्पेलिंग या कुछ मात्रा में मिस्टेक हो गया था, इन्होंने दोबारा से उसको करेक्शन करवाया। तो करेक्शन करने की वजह से ये प्रिंट हुई होगी 2019 में इसको करेक्ट करवाया, तो फिर इसीलिए जो है ऐसा रहा। तो या तो इनको 2 चीज़ है, या तो फिर ये जब करेक्ट इन्होंने करवाया इसके लिए इन्होंने कोई प्रूफ दिया होगा, कोई डॉक्यूमेंट वहाँ लगाए होंगे, तो उसकी कॉपी अगर इनके पास कुछ है तो वो भी आप प्रूफ के तौर पर दे सकते हैं कि भाई हमने ऐसी सिचुएशन हुई थी। या आपके पास इसकी जो पुरानी वाली मार्कशीट है जिसमें मम्मी का नाम गलत आया है, तो वो मार्कशीट है, तो आप वो प्रूफ भी दिखा सकते हैं कि ओरिजिनल मार्कशीट हमारी ये है, इस समय हमने क्या किया था, करेक्शन करवाया था, तो करेक्शन कराने की वजह से इसको 2019 में इसको दोबारा से अपडेट हुआ है। तो ये चीज़ आप दिखा सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं है आपके पास, तो आपके पास जब आप करेक्शन कराने के लिए वहाँ गए होंगे तो आपने कोई एप्लीकेशन या कुछ जो वहाँ पर प्रूफ दिया होगा वो भी रख सकते हैं। दूसरा, अगर कुछ नहीं है तो फिर एक एफिडेविट आप बना सकते हैं कि ऐसी बात है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत आपको कुछ आने वाली नहीं। तीसरा, सर फॉर्म भरते समय उसमें कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर गलत चढ़ गया है। तो भाई देखो, कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर गलत चढ़ना तो ये तो ठीक बात नहीं है। अगर पकड़े जाओगे तो फिर देखिए, परसों आपने संवाद पढ़ा होगा, तो संवाद में जो फॉर्म भरने की जो उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की थी, तो हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि फॉर्म भरते समय ये आपकी गलती है, तो इसमें जो है ये किसी और की गलती नहीं है, आपकी गलती है, तो ये खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अगर यहाँ पर उनकी पकड़ में आ जाता है तो फिर हो सकता है आपके लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि जो सर्टिफिकेट नंबर होता है, वो सर्टिफिकेट नंबर से अगर कहीं कुछ छानबीन होती तो उसी नंबर से, आजकल डिजिटल हो गया है, तो उस नंबर से ही सर्च कर सकते हैं सर्टिफिकेट नंबर। हालांकि इतना ज़्यादा देखेंगे नहीं, उम्मीद करो कि आप उसके
चपेट में ना आओ। बाकी है सर आपको सबको 2 डॉक्यूमेंट के 2 सेट लेके जाने हैं, प्लीज़ रिप्लाई। ये मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट क्वेश्चन में ही इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। अगला सर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक ही फाइल में अरेंज करके ले जाएंगे या उन्हें 1 बाय 1 दिखाना होगा वेरिफिकेशन के टाइम। आप देखिए ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, कई समस्याएं ऐसी हैं जो आपको है नहीं, आपने अपने लिए बना रखी है। तो यहाँ पर भाई डॉक्यूमेंट आप अपने डॉक्यूमेंट लेके जाओ, कैसे भी लेके जाओ, फाइल में लगा के ले जाओ, आपको निकाल के तो उनको दिखाना ही है, ठीक है। तो आप हो सकता है अगर एक एक डॉक्यूमेंट वहाँ पर ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी हो रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, तो टाइम लग रहा है तो इतनी देर तक आप निकाल के एक एक करके उनको दिखा सकते हैं। जैसे एक उन्होंने कॉपी पकड़ी, उसके बाद ओरिजिनल पकड़ेंगे आपकी और उससे मैच करके देखेंगे, ठीक है। तो आप खुल के भी खुला के मतलब खुल के गड्डी बना के भी ले जा सकते हैं और फाइल में भी ले जा सकते हैं। जो फाइल में से निकालते रहा अपना देते रहा, जिस सीक्वेंस से OMR उसमें चेक लिस्ट में लगा रखे उसी सीक्वेंस से फाइल में भी लगा लेना उनको, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है सर B.Ed सब्जेक्ट में क्या क्या भरना है, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए ये मैंने आपको जब फॉर्म भरने के लिए मैंने बताया था ऐसे भरना है, तो उसमें भी बताया था, लेकिन चलो यहाँ पर भी बता देते हैं। तो B.Ed सब्जेक्ट में भैया आपको कुछ नहीं भरना है। आप लोगों को कन्फ्यूजन था, किसी ने साइंस से किया था तो वहाँ पर अपने साइंस के सब्जेक्ट डाले, किसी ने इंग्लिश से किया B.Ed में, तो उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। B.Ed संबंधित विषय आप लिख देना उसमें, ठीक है। B.Ed संबंधित विषय लिख देना, इसमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो B.Ed संबंधित विषय लिख देना आपको ऊपर, क्योंकि जब जो कॉलम बना है उस कॉलम में लिखा है ना, या तो विषय लिखा है या तो फिर उसमें जो है ग्रुप लिखा है, मतलब समूह किस ग्रुप से हो, आप किस स्ट्रीम से हो, ठीक है। आर्ट साइंस, ठीक है, वो ऐसा भी लिख सकते हैं आप, आर्ट्स से भी लिख सकते हैं, साइंस से भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको B.Ed संबंधित विषय लिखना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। अगला है सर अगर किसी सर्टिफिकेट में कुमारी है नेम के साथ तो नाम के साथ, अच्छा ये वाला मैटर वो है जिसमें किसी में कुमारी किसी के नाम में होता है, किसी में KM लिखा है और किसी में KM नहीं है, तो ये दिक्कत, ये फर्स्ट दिन जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया था उनके साथ थोड़ी दिक्कत आई थी, लेकिन बाद में इस को हटा दिया गया। तो कुमारी वाला जो मैटर था लगभग हर तीसरे बच्चों के साथ कुमारी वाला मैटर आ रहा था, तो सभी लोगों ने जो है इस पर बात की, तो ये कुमारी वाला जो था मैटर इसको हटा दिया गया। अब कुमारी का कोई मैटर नहीं है, आपको ना एफिडेविट ले जाने की ज़रूरत है और ना ही इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत है। तो कुमारी वाला मैटर कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों संभवतः सभी लोगों के आंसर यहाँ पर मिल गए होंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपके आंसर नहीं मिल पाए तो फिर मुझे आप लिख सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो मुझे लगता है कि सभी के आंसर यहाँ पर को मिल गए होंगे और जो लोग भी जिस दुविधा में थे वो दुविधा सबकी दूर हुई होगी। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, बाकी आपके दोस्तों को अगर इसकी ज़रूरत है तो उनको भी इसको शेयर कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।